What's up, guys? Aishman this side. So, in this episode of Talking Money, we are going to have a very interesting and fun conversation with Anmol Sharma, who is a personal finance content creator with more than 200k followers on Instagram. And Anmol हमें अपने investment portfolio के बारे में बताएगा, his views on cryptocurrencies, how he earned his first 100k followers on Instagram so fast, how you can make money as a content creator, and a lot of more things. तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट के अनमोल से बात करते। बट अगर आपने अभी तक इस चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना भी बिल्कुल मत भूलना। एंड हम लोग सैटरडे को अनमोल के साथ लाइव भी जाने वाले हैं, जहां पे यू कैन डायरेक्टली आस्क हिम एनीथिंग, एनी क्वेश्चन दैट यू हैव। तो उस लाइव को भी डेफिनेटली ज्वाइन कर लेना एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की नेक्स्ट एपिसोड ऑफ टॉकिंग मनी में आप कौन से कंटेंट क्रिएटर को देखना चाहते हैं। ऑलराइट, सो अनमोल, वेलकम टू द पॉडकास्ट। सो मैक्सिमम लोगों के दिमाग में जो उनके फेवरेट पर्सनल फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, उनके दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन होता है कि ये कंटेंट क्रिएटर खुद कैसे पैसा इन्वेस्ट करता है, कौन से एसेट्स में कितना उनका इन्वेस्टमेंट रहता है। तो एक बार आप अगर लोगों को अपने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बता पाओ कि आपने किस में कितना इन्वेस्ट किया है, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, क्रिप्टो या जिसमें भी इन्वेस्ट किया है, और क्यों उतने उतने अमाउंट आपने इन्वेस्ट किए हुए हैं। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी ये पैसा मैंने इन्वेस्ट किया वो मैंने फैमिली से नहीं लिया। सारा जो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया वो मैंने खुद फाइनल ईयर से थर्ड ईयर से अर्न किया, और जो भी मैं अर्न कर रहा हूँ अपने बिजनेस से वही पैसा मैंने वहाँ पे इन्वेस्ट किया। एंड सेकेंडली अभी मैं जैसे मेरा पोर्टफोलियो का साइज़ है 1.1 लाख रुपीज़, और मे भी शायद कुछ लोगों को कम लगेगा, बट ये इसलिए कम है बिकॉज अभी थोड़ा फोकस हमारा बिजनेस साइड ज़्यादा है कि जो भी हम ज़्यादा कमाते हैं वो हम री इन्वेस्ट कर देते हैं अपने बिजनेस में। बट अभी का साइज़ है 1.1 लाख रुपीज़, और उसमें 60% से ज़्यादा लाइक 60,000 के अराउंड जो हमारा पोर्टफोलियो का साइज़ है वो स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है। और मैं लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट इसलिए नहीं करता बिकॉज मैं ऑलरेडी इंडेक्स फंड्स में भी इन्वेस्ट करता हूँ। सो इसलिए जो पोटेंशियल मल्टीबैगर अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो स्मॉल कैप और मिड कैप से आती हैं, इसलिए ज़्यादातर पैसा स्मॉल कैप एंड मिड कैप में रहता है। एंड सेकेंडली 30 से 40,000 रुपीज़ अभी मेरा इंडेक्स फंड्स और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड है, और इंडेक्स फंड्स में भी 3-4 इंडिसेस में मैं डाइवर्सिफाई करता हूँ। और ग्लोबली के लिए 2 US के हो गए S&P 500 नैस्डैक, एंड इंडिया में 2 इंडिसेस हो गए निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी 50, और प्लस 1-2 गवर्नमेंट गिल्ट बॉन्ड्स हैं, वहाँ पे मैं इन्वेस्ट करता हूँ फॉर डाइवर्सिफिकेशन। एंड उसके बाद अराउंड 12,000 रुपीज़ एज ऑफ नाउ मेरा भी क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट है। और क्रिप्टो करेंसीज में मैं स्ट्रेटेजी ये फॉलो करता हूँ कि मैं मंथली SIP की तरह उसमें इन्वेस्ट करूँ। मैं ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स नहीं देखता, मेरे जो 2-3 फेवरेट क्रिप्टो करेंसीज हैं मैं उनको पकड़ता हूँ और बस मैं हर महीने इन्वेस्ट करता हूँ विदाउट चेकिंग कि आज कोई कितना ऊपर है या नीचे है। प्लस NPS और PPF में बहुत छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स किए हैं जस्ट टू मेक श्योर कि वो मेरा अकाउंट एक्टिव रहे, बिकॉज NPS और PPF में होता है कि आपको 500 मिनिमम एनुअली डालना है। तो वही मेरा 1000 के अराउंड अभी है दोनों जगह। मैं ज़्यादा अभी उसमें इन्वेस्ट नहीं करता बिकॉज थोड़ा वेल्थ क्रिएशन में स्टॉक्स के थ्रू करना चाहता हूँ, इसलिए PPF NPS बस अकाउंट चलता रहे उसके लिए। ये ऐसे कुछ डाइवर्सिफिकेशन। ऑल राइट, सो जितना मुझे समझ आ रहा है काफ़ी वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपका, बट मेजर जो आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट करा है वो आपने इक्विटीज़ में किया हुआ है। ऑब्वियसली क्योंकि आप यंग हो तो आपका रिस्क एपेटाइट भी ज़्यादा है, एंड आई एम प्रीटी श्योर इन्वेस्टमेंट होराइजन भी काफ़ी लंबा होगा, तो इक्विटी ज़्यादा फोकस्ड है इस वक्त आपके पोर्टफोलियो का। एग्जैक्टली यही रीज़न। मूविंग ऑन, एक जो बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन मेरे यूट्यूब चैनल पे आता है, एंड आई एम प्रीटी श्योर आपके भी इंस्टाग्राम पेज पे, यूट्यूब चैनल पे आता होगा, वो ये है कि इफ़ समवन इज़ इन देयर कॉलेज, अभी वो कॉलेज स्टूडेंट है, या इफ समवन इज़ इन देयर अर्ली 20s, उनको इन्वेस्टिंग कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, हाउ शुड दे स्टार्ट देयर इन्वेस्टिंग जर्नी बेसिकली। ये क्वेश्चन ऐसा है कि हम दोनों भी रिलेट कर पा रहे हैं बिकॉज हम उस फेज से गुजरे, और प्लस काफ़ी जो लोग हमें देखेंगे वो भी रिलेट कर पाएंगे। ऑब्वियसली जब आप कॉलेज में होते हैं तो आपके पास ज़्यादा इनकम सोर्सेज नहीं होते, ज़्यादा इनकम नहीं होती, आप फैमिली के जो आप पैसे आपको मिलते हैं उस पर रिलाई करते हो। तो छोटे अमाउंट से आप ज़्यादा डाइवर्सिफाई और एसेट एलोकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते, इसलिए जब आप कॉलेज में हैं तो यू शुड स्टार्ट विद इंडेक्स फंड्स बिकॉज आपको उस समय शायद नॉलेज भी नहीं होगी। तो इंडेक्स फंड्स बिकॉज वो ऐसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो सबके लिए है, चाहे आपको कुछ आता हो या नहीं आता हो। तो इंडेक्स फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, ये 2 ऑप्शंस आपको स्टार्ट करने के लिए काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं, और साइड बाय साइड आपको
स्टॉक्स सीखते रहना चाहिए, बिकॉज आप वो कंपाउंडिंग के ईयर्स को वेस्ट नहीं करना चाहते कि आप 1-2 साल अभी सीखने में लगा रहे हो और आपने वो कंपाउंडिंग का 1-2 साल इंपॉर्टेंट साल मिस कर दिया. सो स्टार्ट एज सुन एज पॉसिबल के लिए आप इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड कीजिए, देन लर्न पैरेलली स्टॉक्स एज वेल. जब कंफर्टेबल हो जाएं देन इन्वेस्ट इन स्टॉक्स. और सबसे मेन इंपॉर्टेंट लाइक एक और हो गया कि क्रिप्टो करेंसीज एज वेल, कि आप क्रिप्टोज में इन्वेस्ट कर सकते हो, बिकॉज आजकल हर एक क्रिप्टो ऐप आपको 100 रुपये से भी इन्वेस्ट करने का ऑप्शन देती है. सो छोटे अमाउंट में आप क्रिप्टो कर सकते हो, 5 से 10% ऑफ योर पोर्टफोलियो. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको अपनी नॉलेज के ऊपर इन्वेस्ट करने से पीछे नहीं हटना. लाइक नॉलेज, हेल्थ, जो भी बोले, क्योंकि बहुत सारे लोग यही पूछते हैं कि आप इतनी बुक्स क्यों खरीदते हो, इतनी बुक्स में इन्वेस्टमेंट क्यों करते हो. और बहुत सारे लोग मतलब वो बुक्स खरीदने से पहले भी बहुत बार सोचते हैं. सो आप 200, 300, 400 रुपये जब आप बुक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, उतना तो आप शायद पिज़्ज़ा खा लेते हो. सो इसलिए ये अपने नॉलेज के ऊपर कभी भी रुकना नहीं चाहिए, इन्वेस्ट करने से सोचना भी नहीं चाहिए, बिकॉज यहीं से आप ज़्यादा बड़ी गेम खेल सकते हो. जो आप सीख रहे हो, जैसे बोला जाता है कि लर्न टू अर्न, तो जितना आप सीखोगे उतना ही ज़्यादा आप अपनी कम्युनिटी में सबसे अच्छे इंसान बन पाओगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन बनोगे, और उसके बाद ही आप ज़्यादा पैसे कमा पाओगे. सो अल्टीमेटली लर्निंग इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड उसके बाद आप इन्वेस्टिंग के ऊपर ज़रूर ध्यान दें. डेफिनेटली. एंड ये जो आपने लास्ट पॉइंट अभी बोला बुक्स में इन्वेस्ट करने का, बुक्स पढ़ने का, एंड आई एम फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, अनमोल इज ऑल्सो फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, एंड हम दोनों में से किसी भी कोई ऐसे फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है, MBA नहीं कर रहा या कुछ फाइनेंस की डिग्री नहीं करी. एंड हम दोनों की आई थिंक जितनी भी मैक्सिमम जो फाइनेंशियल नॉलेज है वो बुक्स से ही आई है. मेरी तो आई विल से 90% हैज़ बीन फ्रॉम रीडिंग बुक्स ओनली, नथिंग एल्स. एंड कोई भी इफ यू वांट टू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी, आई थिंक आपको बुक्स पढ़नी चाहिए. टेक इट स्लो, बट बुक्स में आप आई थिंक बहुत ज़्यादा पढ़ना इंपॉर्टेंट है. Right. जितनी बुक्स पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा. एंड सो मूविंग ऑन, अनमोल, मैं आपको आई डोंट नो आप जानते हो कि नहीं पहले से, बट मैं आपका जो फाइनेंशियल लिटरेट इंस्टाग्राम पेज है वो मैं अपने कॉलेज के 4th ईयर से फॉलो कर रहा हूँ. एंड तब आपके 5000 फॉलोअर्स भी नहीं थे. एंड मेरे को याद है आपने एक बार बहुत पहले एक स्टोरी अपलोड की थी जिसपे आपने लिखा था कि आपका इस डेट तक इतना फॉलोअर्स हिट करने का टारगेट था, एंड आप उस टारगेट से बहुत आगे चल रहे थे, आपने ऑलरेडी क्रॉस किया हुआ था. एंड आई हैव सीन कि आपकी इतनी फिनोमिनल ग्रोथ रही है, आपने फर्स्ट 100 के फॉलोअर्स आपने इतने जल्दी अचीव करे. एंड देर आर अ लॉट ऑफ पीपल स्पेशली राइट नाउ who have started creating content on Instagram and they want to know how to get their first 100k followers. So what would your advice be for someone who wants to get their first 100k followers on any social media platform? सो अगर हम स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम की बात करें तो अभी ग्रो करना कंपैरेटिवली ईजी है, बिकॉज ऑर्गेनिक रीच आप रील्स के थ्रू हासिल कर सकते हैं, जो इंस्टाग्राम आपको खुद देता है. बट जब हमने स्टार्ट किया था तो थोड़ा कैरोजल पोस्ट पे हमारा ज़्यादा फोकस था और उस समय ऑर्गेनिक रीच नहीं मिलती थी. बट अगर कोई पर्सन अभी स्टार्ट कर रहा है तो वो रील्स से स्टार्ट कर सकता है और लाइक मिक्स कर सकता है रील्स और कैरोजल या फिर स्टैटिक पोस्ट को मिक्स कर सकता है डिपेंडिंग ऑन हिज टारगेट ऑडियंस. और उसके बाद अगर आपको ग्रो करना है तो सिर्फ एक ही सबसे बड़ा मेट्रिक है, वो है कंटेंट. सो बोलते हैं कि कंटेंट इज़ द किंग. तो आपको कंटेंट ऐसा बनाना है कि लोग पढ़ना चाहें, वो क्यूरियोसिटी जनरेट करनी है, वो इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स लेके आने हैं वो कंटेंट पढ़ने के लिए. एक स्टोरी टेलिंग का आर्ट होता है कि आप उस चीज़ को अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आप उसको लाइक ऐसा नहीं है कि जैसे आप हिस्ट्री की बुक्स होती थी 6th क्लास में 7th क्लास में, वैसा नहीं पढ़ाना चाहिए. हाँ, यू हैव टू क्रिएट अ स्टोरी अराउंड इट. तो आप जितना स्टोरी में बताएंगे चीज़ों को वैसे लोग रिलेट कर पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल एक श्रिंकफ्लेशन के ऊपर मैंने एक पोस्ट बनाई थी. तो अब वो तो ये हो गया कि लाइक क्वांटिटी ऑफ गुड्स छोटी होती जा रही है टाइम के साथ, बट मैंने वो दिखाया कि पार्ले जी का बिस्किट पहले इतना बड़ा था अब छोटा हो गया. तो ऐसी चीज़ों से लोग रिलेट कर पाते हैं. सो वो एक स्टोरी टेलिंग वाला आर्ट आप में होना ही चाहिए. और फिर आप लोगों के साथ एंगेज करो, एक कम्युनिटी बनाओ. लोग आजकल हर कोई बस ज्ञान देना चाहता है, बट वो लोगों के कमेंट्स रिप्लाई नहीं करता, लोगों के DM रिप्लाई नहीं करता. सो हम हर एक कमेंट रिप्लाई करते हैं, हर एक DM रिप्लाई करने का ट्राई करते हैं. सो ऐसे एक कम्युनिटी बनानी चाहिए और हमेशा वैल्यू जनरेट करो. और ऐसे नहीं कि पैसे के लिए आप कुछ भी एडवर्टाइजमेंट्स कर रहे हो, कुछ भी प्रमोशंस कर रहे हो, जो चीज़ आप खुद नहीं यूज़ करते वो प्रमोट कर रहे हो. सो उससे अल्टीमेटली आपकी नेगेटिव इमेज बनती है और वो फिर फॉलोअर कुछ दिनों बाद आपको अनफॉलो कर देगा. सो एक वैल्यू प्रोवाइड करना, अच्छा कंटेंट बनाना, स्टोरी क्रिएट करनी, स्टोरी टेलिंग आर्ट होगा, और अपनी कम्युनिटी के साथ एंगेज करना, रिप्लाई करना. सो यही सारी ट्रिक्स हैं जिसके साथ आप ग्रो कर सकते हैं.
एंड ऑब्वियसली लास्ट पॉइंट की पेशेंस और कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है. लाइक ये सडन कोई भी सक्सेस नहीं मिलती, पेशेंट रहना पड़ता है और यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड एंड कंसिस्टेंट. राइट कंप्लीटली अग्रीड. एंड अनमोल ने कहा कि वो काफ़ी ज़्यादा एंगेज करते हैं. अगर आपको भी अनमोल से कोई क्वेश्चन पूछना है, आप अभी इस वीडियो में एक कमेंट डाल दो. आई विल ट्राई कि अनमोल उन क्वेश्चंस का आंसर करे. एंड हम अभी से 2-3 दिन बाद होपफुली सैटरडे को लाइव भी जाने वाले हैं अनमोल के साथ, जहाँ पे आप अनमोल से यू कैन आस्क हिम एनी क्वेश्चन ओवर देयर. कुछ और क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो इस पॉडकास्ट में कवर्ड नहीं है, तो डेफिनेटली डू जॉइन द लाइव ऑल्सो. सो अनमोल, कंटेंट क्रिएटर की जब कोई बात करता है तो एक पॉइंट के बाद कंटेंट क्रिएटर्स ऑल्सो हैव टू स्टार्ट अर्निंग मनी. कोई अगर इसको एज अ साइड हसल कर रहा है या फिर लाइक फॉर यू इट्स अ प्रोफेशन, आप इसको एज अ प्रोफेशन परस्यू कर रहे हैं इस वक्त, तो हाउ कैन अ कंटेंट क्रिएटर स्टार्ट मेकिंग मनी? जैसे अगर हम इंस्टाग्राम की बात करें, वहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट के पैसे नहीं मिलते. जैसे यूट्यूब पे यू गेट एड रेवेन्यू, बट काफ़ी प्लेटफॉर्म्स पे आपके पास कोई डायरेक्ट सोर्स नहीं होता. सो व्हाट इज योर एडवाइस टू समवन हु वांट्स टू ऑल्सो स्टार्ट अर्निंग मनी एज अ कंटेंट क्रिएटर? सो फॉर मी, जैसे अगर आपने बोला कि इंस्टाग्राम से आपको कोई भी पैसे नहीं मिलते, सो इनिशियल डेज में भी हमने जैसे ना कभी भी क्विक मनी बनाने का नहीं सोचा. लाइक हमें बहुत सारे ब्रांड प्रमोशंस मिले इनिशियल डेज में भी और आज की डेट में भी मिलते हैं, जो हमें बहुत ज़्यादा हैवली पे करने को रेडी हैं कि आप हमारा ये प्रोडक्ट प्रमोट कर दो. बट वो चीप मनी के पीछे हम नहीं भागते, बिकॉज वो सस्टेनेबल नहीं है. तो आपको लॉन्ग टर्म में अगर कम्युनिटी बनानी है तो यू हैव टू प्रमोट ओनली गुड प्रोडक्ट्स. सो फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम ऑन इंस्टाग्राम और ऑन एनी अदर प्लेटफॉर्म कैन बी योर ब्रांड प्रमोशंस. आप अपने नीश में अच्छे ब्रांड्स चूज़ कीजिए, सिर्फ उनके साथ कोलैबोरेट कीजिए जहाँ पे आपकी ऑडियंस को अल्टीमेटली वैल्यू मिल रही है. सो अच्छे ब्रांड प्रमोशन कर सकते हैं. उसके बाद अगर आप एजुकेशन में हैं या फिर किसी भी डोमेन में हैं, अगर उस कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में, सो यू कैन टीच पीपल, यू कैन डू वर्कशॉप्स, यू कैन डू लाइव सेशंस, यू कैन डू कोर्सेज. सो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं आप वो कीजिए. एंड उसके बाद आ जाता है एफिलिएट मार्केटिंग. जैसे आप कोई बुक पढ़ रहे हैं तो अमेजॉन एफिलिएट लिंक डाल दिया, तो अगर आपके लिंक से कोई भी परचेज करता है तो आपको कमीशन मिल जाते हैं. सो वो कर सकते हैं. एंड ऑल्सो आप कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, आई विल नेम दैम, कि ग्राफी, जिनके साथ मैंने काम किया, ग्राफी, टैग मैंगो और क्लास प्लस. सो ये सारे प्लेटफॉर्म्स पे आप एक कम्युनिटी बना के, बहुत सारे वहाँ पे सोर्सेज हैं, आप अपनी मर्चेंडाइज भी निकाल सकते हैं टी शर्ट सेल करके. तो ये प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करके भी आप वहाँ पे अच्छे इनकम कमा सकते हैं. सो ये सारे तरीके हैं जो जेन्युइन तरीके हैं, सस्टेनेबल तरीके हैं, और यही आपको चूज़ करनी चाहिए अगर आप चाहे इनिशियल डेज में हो या फिर आप एडवांस लेवल पे हो कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में. एंड आई थिंक आपने जितने भी चीज़ें बताई, इनमें एक चीज़ जो कॉमन है वो ये है कि द ऑडियंस शुड बी ट्रस्टिंग द कंटेंट क्रिएटर अ लॉट. अगर आप कोई ब्रांड प्रमोट कर रहे हैं, या एफिलिएट है, या आपका मर्चेंडाइज है, आपका कोर्स है, तो वही अगर आप जेन्युइन कंटेंट बनाएंगे तभी, जैसा बोलने का, वो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल रहेगा. अगर आपकी चीज़ जेन्युइन नहीं है तो शायद आज बहुत पैसे मिले, बट इवेंचुअली द पीपल विल रियलाइज कि जो कंटेंट है या जो बातें हैं वो जेन्युइन नहीं है, तो आपका फिर मनी भी गिरता रहेगा. तो आई थिंक मनी एंड कंटेंट सॉर्ट ऑफ गो इन लाइन इन द लॉन्ग टर्म. राइट. सो अनमोल, एक क्वेश्चन मैंने किसी से एक बार पूछा था, तो मेरे को लगा आप पे भी बहुत एप्ट है ये क्वेश्चन, कि हाउ डज योर पेरेंट डिस्क्राइब टू समवन कि मेरा बेटा क्या करता है? जैसे कंटेंट क्रिएटर इज अ वेरी न्यू फील्ड एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन इट टू समवन जो हमसे ऊपर की जनरेशन के, अगर आप बूमर्स बोले या कुछ भी बोले, तो हाउ डू दे डिस्क्राइब कि मेरा बेटा क्या करता है? शर्मा जी का लड़का तो इंजीनियर है, बट मेरा लड़का क्या कर रहा है? तो लाइक ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा अभी मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, और बिकॉज ये अभी भी मेरी यही प्रॉब्लम है कि अभी मैं, चलो लोगों को प्रूफ कर रहा हूँ वो अलग बात है, बट अभी मैं फैमिली को उतना प्रूफ नहीं कर पाया. तो अभी भी मैं घर जाता हूँ तो यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्यों कर रहा है, जॉब कर लेता, वो कर लेता, इतने अच्छे कॉलेज से पढ़ाया, इंजीनियर बनाया, और तू क्या कर रहा है? तो ये सारे क्वेश्चंस अभी भी अभी भी वो ताने आते हैं मेरे को. बट यह है कि बिकॉज आपने जैसे बोला ना कि वो टेक गैप बहुत है हमारे और हमारे पेरेंट्स के बीच में, जनरेशन गैप तो चलो ऑब्वियसली रहता है, तो आप उतना सिखा नहीं पाते, समझा नहीं पाते. बट अभी जैसे मेरा मोटिव और मतलब वही अल्टीमेट गोल यही है कि 1-2 सालों में मैं कुछ अचीव कर लूँ, ताकि वो मैं दिखा, लाइक मे बी आप प्रोसेस नहीं दिखा पाओगे बट आप रिजल्ट शो कर सकते हो, और रिजल्ट सबको दिख जाते हैं. सो अभी मेरा वही फेज़ में है कि मैं पेरेंट्स को नहीं समझा पाता, और लाइक जनरली मैं घर पे जाता हूँ तो मेरे को 1-2 बार सुनना ही पड़ता है उनसे. बट या आई एम ट्राइंग कि मैं उनको रिजल्ट शो करूँ.
एंड आई थिंक रिजल्ट इज द बेस्ट वे, क्योंकि रिजल्ट जब बोलते हैं तब सबको पता चल जाए. अल्टीमेटली एवरीवन वांट्स द रिजल्ट ओनली, एंड आई थिंक इट्स वेरी अंडरस्टैंडेबल. जैसे अभी कंटेंट क्रिएटर इज अ वेरी न्यू थिंग. आज से 10 साल पहले अगर कोई कहता मैं स्टार्टअप करना चाहता हूँ, तो भी शायद से उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो एक थोड़ी तिरछी नज़रों से देखते कि अरे स्टार्टअप. आज से 20-25 साल पहले आप कहते कि मैं टेक में कुछ करना चाहता हूँ, जब टेक एकदम नया था तब भी शायद उन्होंने टेक क्यों कर रहे हो, कुछ मेन स्ट्रीम सा करो एकदम जो हमारे यहाँ चल रहा है. बट आई कैन अंडरस्टैंड, बट आई एम प्रीटी श्योर कि आप कुछ टाइम में उनको भी प्रूव कर दोगे. एंड इट्स गुड कि आप अपना प्रोफेशन भी परस्यू कर रहे हो, एंड आप चाहते हो कि आपकी फैमिली भी एक पॉइंट के बाद सेटिस्फाइड रहे, एंड इट्स अ रियली गुड थिंग आई थिंक. सो मूविंग ऑन, आपने कहा था स्टार्टिंग में कि आप स्मॉल कैप एंड मिड कैप में इन्वेस्ट करते हो प्राइमरली क्योंकि आप चाहते हो कि इन द लॉन्ग टर्म वो मल्टी बैगर या 10 बैगर या होपफुली 100 बैगर स्टॉक बन के आए. फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो, मल्टी बैगर इज बेसिकली स्टॉक जो अपनी वैल्यू से डबल हो जाए. तो अगर आपने कोई स्टॉक 100 का खरीदा, वो 200 का हो गया है, तो एक मल्टी बैगर बन चुका है. तो आपके चैनल पे आई हैव सीन आशुतोष की एक वीडियो भी है, हाउ टू आइडेंटिफाई अ मल्टी बैगर स्टॉक. तो हाउ डू यू पर्सनली ट्राई, मतलब व्हाट आर द थिंग्स दैट यू लुक फॉर इन अ पोटेंशियल मल्टी बैगर और 10 बैगर स्टॉक व्हाइल इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट? सो बेसिकली अभी हम दोनों की स्टॉक एनालिसिस कुछ ऐसे स्टार्ट होती है कि हम स्क्रीनर पे जाते हैं, कोई फिल्टर लगाते हैं, और वो डिपेंड करता है कि मूड कैसा है या डे कैसा है. तो कभी इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर लगा दिया, कभी मैजिक फार्मूला, कभी कैंसलिंग स्ट्रेटजीज. तो ये बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं, इनके बहुत सारे फिल्टर ऑलरेडी अवेलेबल हैं स्क्रीनर पे. तो आप कोई भी फिल्टर लगा सकते हो, या अपने कुछ बेसिक फिल्टर बना सकते हो कि मार्केट कैप इतना बड़ा हो, ROE इतना मैं चाहता हूँ, ये सेक्टर में चाहता हूँ. तो आप कुछ 15-20. कौन सा भी स्क्रीनर यूज कर रहे हैं? आप कौन सा स्क्रीनर यूज कर रहे हैं? अभी तो कैंसलिंग किया था हमने. अभी हम मैजिक फार्मूला के, जैसे हमने एक वीडियो बनाई थी रिसेंटली, तो बड़े हम इम्प्रेस हुए थे मैजिक फार्मूला से. तो अभी मैजिक फार्मूला वाला चल रहा है. सो कोई भी आप स्क्रीन लगाई, आपने कुछ शॉर्ट लिस्ट कर ली स्टॉक्स. अब उन स्टॉक्स को फिर आपको देखना है कि मैं किस सेक्टर में देखना चाह रहा हूँ. कि आपके पास चलो बहुत सारी लिस्ट आ गई, बट एक होता है कि मेरे पोर्टफोलियो में अभी ये सेक्टर की स्टॉक्स कम है, तो वो सेक्टर के स्टॉक्स मैं ढूंढना चाहता हूँ. तो वो कुछ स्टॉक्स आपने फिल्टर आउट कर लिए. अब उनको रिजेक्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप कुछ फाइनेंशियल्स देख लो. आपके पास कुछ रेशोज़ रहती हैं, आप वो देखा, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ देख ली कंपनी की, तो आपने रेशोज़ देखी, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि ये शायद कंपनी आगे रिसर्च करने लायक ही नहीं है. तो फिर अल्टीमेटली कुछ कंपनीज आई जिसके फाइनेंशियल अच्छे हैं. तो जब फाइनेंशियल अच्छे वहाँ पे आपको मिल रहे हैं, फिर आप उसका कंपनी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए. आप कंपनी के प्रेजेंटेशन पढ़ सकते हैं, कंपनी के एनुअल रिपोर्ट पढ़ सकते हैं. एनुअल रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, शायद उतने पढ़ने लायक नहीं होता है, बट यू कैन स्किम, और एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाता है कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है. और उसके बाद अगर कंपनी का मॉडल समझना हो, बिजनेस मॉडल, तो वैल्यू पीकर एक फॉरम है, वहाँ पे आप लोगों के ओपिनियन जान सकते हैं. वहाँ पे अच्छे लोग लिखते हैं अपने व्यूज़. तो वैल्यू पिकर बेस्ट थिंग है अगर कंपनी के बारे में जानना. क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए वैल्यू पिकर इज़ द बेस्ट थिंग. फिर आप मैनेजमेंट देख लो लास्ट में. हाँ, और फिर हमने कुछ वैल्यूएशन मॉडल्स बनाए हुए हैं एक्सेल पे, तो वैल्यूएशन निकाल के देख लेते हैं. बट आज की डेट में तो हर कोई स्टॉक ओवर वैल्यूड ही आता है. सो आपको फिर एक अपना क्या बोलते हैं, बफर रखना पड़ता है. हाँ, ITC पता नहीं क्या ही है उसका, बट हाँ, एक बफर रखना पड़ता है कि चलो स्टॉक्स थोड़ा ओवर वैल्यूड है, बट हाँ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये अर्निंग्स बढ़ने वाली हैं, तो वो ओवर वैल्यूएशन जस्टिफाइड हो जाएगी फ्यूचर में, या फिर क्योंकि बुल रन चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा आपको देखना पड़ता है. एंड यू हैव टू सेक्रीफाइस ऑन द वैल्यूएशन अ लिटिल बिट. बट ज़्यादा हम ट्राई करते हैं कि अंडर वैल्यूड ही हो स्टॉक, बिकॉज हमने बहुत सारी एग्जांपल्स भी कवर किए हैं कि कई बार होता है कि स्टॉक 10-10 साल तक हिलता नहीं है. जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, कोका कोला है, तो उनका एक लॉस डिकेड वाला टाइम आया था जब वो 10 साल पूरे हिले नहीं. वाई? बिकॉज जब वो बुल रन वाले फेज में थे ना, तो उनकी वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा ओवर वैल्यूड थी कि वो 10 साल तक अपनी वैल्यूएशन को ही जस्टिफाई करते रह गए. तो ये नहीं हुआ कि कंपनी की अर्निंग्स नहीं बढ़ी या फिर उनके प्रॉफिट नहीं बढ़ रहे थे. कोका कोला तब भी पैसे कमा रही थी, माइक्रोसॉफ्ट तब भी कमा रही थी, इवन रिलायंस के साथ भी ये चीज़ हुई है. बट उनकी वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा हो गई थी स्टार्टिंग पॉइंट पे कि वो 10 साल तक फ्लैट ही रहा. सो इसलिए प्रेफर करना चाहिए कि अंडर वैल्यूड स्टॉक खरीदो. सो ऐसे ही एक स्टोरी रहती है, मतलब फाइंड करने की, जब भी आप स्टॉक्स एनालिसिस करें तो.
Okay, so Anmol, moving on, ये तो हो गया कि if someone wants to identify a multi-bagger in the stock market, but काफ़ी सारे लोगों का ये भी एक सवाल होता है कि हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर हमको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए. तो हाउ शुड अ पर्सन, एन एवरेज इन्वेस्टर, डिसाइड वेदर दे शुड डायरेक्टली पिक स्टॉक्स, इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, और दे शुड स्टिक टू म्यूचुअल फंड्स? सो देखो, स्टॉक इन्वेस्टिंग में तीन चीज़ें लगेंगी. एक तो आपका टाइम लगेगा, एक आपका नॉलेज लगेगा, और एक एफर्ट्स भी लगेंगे. तो अगर आपके पास टाइम नहीं है स्टॉक ढूंढने का, और मैं ऐसे अभी पता क्या हुआ है कि ओवर कॉन्फिडेंट बाइस बहुत है लोगों में. जो मेरे साथ के कॉलेज मेट्स थे जो अभी जॉब कर रहे हैं, तो काफ़ी लोग मतलब अंधाधुन स्टॉक्स में पैसा लगा रहे हैं. तो अभी तो काफ़ी अच्छे गेन्स भी उन्होंने हासिल कर लिए. तो उनको क्या लगता है कि हाँ, स्टॉक मार्केट हमेशा ऊपर जाता है, बट आसान भी है. बट कभी कभी जब टफ टाइम्स आएंगे या फिर वो बियर रन आएगा, तो जब वो नीचे जाएगा तो आप ये नहीं चाहते कि बिना आपने रिसर्च किया आपने स्टॉक्स में लगा दिया. सो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड प्रेफर कीजिए. आपके पास नॉलेज नहीं है, अभी ब्लाइंडली शायद आप सक्सेस ले सकते हैं कुछ इनिशियल टाइम के लिए जब तक ये बुल रन चल रहा है, बट वो लक हमेशा साथ नहीं देगा. और अगर आपके पास वो मेहनत करने वाला, एफर्ट्स लगाने के लिए भी पैशन नहीं है आपके पास, या फिर आप उतना पढ़ना लिखना नहीं चाहते, सो रेदर गो विद म्यूचुअल फंड्स. सो बेसिकली इन शॉर्ट, अगर आपके पास स्टॉक मार्केट की नॉलेज है या फिर आप गेन करने को रेडी है एंड आप एक एक्स्ट्रा एफर्ट लेने को तैयार है कि आप रिसर्च करें, इन्वेस्ट करें, तो यू शुड स्टिक टू स्टॉक मार्केट. एंड आई थिंक अनमोल ने काफ़ी अच्छी बात करी. काफ़ी सारे लोगों ने अभी एक साल, मैंने एक साल में इन्वेस्ट करना शुरू किया है एंड तब से बुल रन चल रहा है. एंड एक इन्वेस्टर की रियल नॉलेज और एक रियल पेशेंस भी बेयर मार्केट में या फिर जब ऊपर नीचे होता हो उस मार्केट में टेस्ट होती है. बुल रन में तो अगर आपने निफ्टी में या सेंसेक्स में डाला होता तो ही आपका पैसा डबल हो चुका होता. तो अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट रियल पेशेंस एंड रियल नॉलेज विल बी टेस्टेड इन द लॉन्ग रन जब आप बियर मार्केट, डिफरेंट मार्केट कंडीशंस को एक्सपीरियंस करेंगे. जैसे एक बोलते हैं कि बुल रन इज द वर्स्ट टाइम टू जज योर इन्वेस्टमेंट स्किल, तो इसलिए नहीं करना चाहिए. अग्रीड. सो ये तो स्टॉक मार्केट की बात हो गई. एंड अभी हमने रैपिड फायर में भी क्वेश्चन पूछा था एंड आपने पहले ही बताया था कि आपने क्रिप्टो करेंसीज में भी आई थिंक रफली 10% ऑफ योर पोर्टफोलियो यू हैव इन्वेस्टेड इन क्रिप्टो करेंसी. सो क्रिप्टो करेंसीज में, बट यू ऑल्सो सेड इन द रैपिड फायर दैट यू थिंक क्रिप्टो करेंसी इज इन अ मार्केट इज अ बबल राइट नाउ. तो व्हाट एग्जैक्टली इज योर टेक ऑन द क्रिप्टो करेंसी मार्केट एंड विच क्रिप्टो करेंसीज आर यू द मोस्ट बुलिश ऑन इन द लॉन्ग टर्म? सो ऑब्वियसली बिकॉज थोड़े टेक बैकग्राउंड से हम ना, तो थोड़ी चीज़ें समझ पाते हैं. तो अब क्या है कि क्रिप्टो करेंसीज क्या आने का पर्पस, बिटकॉइन जो एवोल्यूशन हुआ उसके आने का पर्पस बहुत जस्टिफाइड है कि वी कांट ट्रस्ट आवर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. कि अभी भी जैसे आपने कोविड पैंडेमिक में देखा होगा कि जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है और फेडरल बैंक यूएसए का रिजर्व बैंक है, उनके बैलेंस शीट ऑलमोस्ट डबल हो गई है, क्योंकि कैश उन्होंने इतना ज़्यादा प्रिंट किया, मनी इतनी ज़्यादा डिजिटली प्रिंट किया. और कोविड के लिए सेम इंडिया में भी हुआ है. तो इतना ज़्यादा जब आपके पास पावर नहीं है अपने पैसे के ऊपर, सारा गवर्नमेंट ही मैनेज करती है, जितना मर्जी पैसा प्रिंट कर लें वो, है ना. तो आप ये चाहते हो कि हाँ, मैं मतलब सारी पावर उनके पास ना हो, इसलिए बिटकॉइन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है कि सारा डिसेंट्रलाइज है. बट उसमें भी फिर थोड़े ड्रॉबैक्स आ जाते हैं कि अभी स्पेकुलेशन ज़्यादा होती है कि कोई भी एसेट में अगर इतना ज़्यादा ऊपर नीचे हो कि एक दिन में इतना बढ़ जाता है, और फ्रॉड्स होते हैं. जैसे आपने स्क्विड गेम का शायद सुना होगा. तो स्क्विड गेम में हाँ, लाइक कुछ 2800 पहुँच गया 2-4 दिनों में, और 5 मिनट पे 0 पे आ गया बिकॉज इट वॉज अ फ्रॉड. तो ऐसी चीज़ों में फिर आप डरते भी हो. सो इसलिए आप, बिकॉज क्रिप्टो करेंसीज का कॉन्सेप्ट अच्छा है, ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, आप उतना ही पैसा इन्वेस्ट कीजिए जितना अगर अब वो चला गया तो आपको दुख ना हो. इसलिए हम 5-10% करते हैं कि चलो अगर तो गेन्स होंगे तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, और अगर ये 5% ज़ीरो भी हो गया मेरा पोर्टफोलियो इतना क्रिप्टो वाला, तो मेरे को कोई दुख नहीं है. सो मैं उतना ही पैसा इन्वेस्ट करता हूँ जितना मैं लूज़ करने के लिए कंफर्टेबल हूँ. एंड सेकेंडली लाइक बिटकॉइन इसलिए अच्छा है बिकॉज एक तो वो पॉपुलर है, वाइडली एक्सेप्टेड है, और इथेरियम का ब्लॉकचेन वगैरह सबसे ज़्यादा अच्छा है. सारी जो भी क्रिप्टो करेंसीज वाले लोग होंगे ना, वो इथेरियम को बड़ी तारीफ़ करते हैं. सो इथेरियम बेस्ट रहता है. और अभी एक मेरा फ्रेंड है, वो लाइक सोलाना जो क्रिप्टो करेंसी है उसके साथ उनकी टीम एक स्टार्टअप में है, वो काफ़ी चीज़ें मेरे को बताता रहता है.
सो वो बताता है कि कैसे हम सोलाना की हेल्प से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। सो अभी के लिए मैं बिटकॉइन और इथेरियम में ही लगाता हूँ, और कुछ अभी मैंने थोड़ा सोलाना में डालना इन्वेस्ट स्टार्ट किया। बाकी ऐसे मैं कोई भी कितनी भी पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी क्यों ना हो उसमें इन्वेस्ट नहीं करता। सो आप एक्चुअली फंडामेंटल्स देखना प्रेफर करते रादर दैन कि कहाँ कितनी हाइप है। राइट, वो हाइप बहुत जल्दी वॉश अवे भी हो जाती है, जैसे हमने देखा मीम कॉइन्स। राइट। एंड अनमोल ने काफ़ी सही बात बोली कि हम तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, एंड आई थिंक अनमोल मेरी इस बात से रिलेट कर पाएगा कि फिर भी कितना कुछ समझ नहीं आ पाता जब मैं एक्चुअली किसी भी क्रिप्टो करेंसी के एक टेक्नोलॉजिकल फंडामेंटल्स देखता हूँ कि व्हाट इज दिस, वो फिर भी काफ़ी चीज़ें हैं जो ऊपर से निकल जाती है। बट इतने लोग हैं जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के भी नहीं हैं, फिर भी वो लोग बस बेस्ड ऑन कि उन्होंने एक पैराग्राफ कहीं पढ़ लिया या किसी एक कंटेंट क्रिएटर की 1 मिनट की रील देख के वो जज कर लेते कि ये पक्का चलेगा ये नहीं चलेगा। एंड स्पेशली एक जो इतना रिस्की एसेट है उसमें तो और इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि आपका एक थॉरो एनालिसिस हो। तो ये दिस इज समथिंग विच आई विल से कि आपको क्रिप्टो में कर रहे हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अच्छे से खुद से रिसर्च करिए एंड समझिए चीज़ों को। सो मूविंग ऑन, बहुत सारे लोग इस वक्त इन्वेस्ट, अभी आपने क्रिप्टो ये स्क्विड कॉइन वाले स्कैम के बारे में या फिर जो रग पुल हुआ था उसके बारे में भी बात करी। बहुत सारे जो भी नए नए इन्वेस्टर्स हैं मार्केट में जिनको इतना शायद इन स्कैम्स के बारे में पता नहीं, तो आपकी क्या एडवाइस होगी फॉर अ न्यू इन्वेस्टर कि कैसे उनको ये स्कैम्स या पॉन्जी स्कीम्स अवॉइड करने चाहिए, कैसे उनसे दूर रहे या कैसे आइडेंटिफाई करे कि यार ये स्कैम हो सकता है? तो इसमें ना लाइक 3 चीज़ें आ सकती हैं। पहला पॉइंट आ जाता है कि अगर आपको ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है तो पहला जो आप पर्सनल अपने करेक्टर में इंप्रूव कर सकते हैं वो है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। एक्चुअली हर किसी को अपना पैसा 21 दिन में डबल चाहिए करना है ना, तो इसलिए वो क्रिप्टो वाला रूट अपनाते हैं। और तो आप एक तो अपने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को कंट्रोल कीजिए कि आपको सडन ऐसे सक्सेस और पैसा डबल इतनी जल्दी नहीं होता। एंड सेकेंडली लाइक एग्जाम्पल से भी देख सकते हो आप कि इंडिया में एज ऑफ नाउ लाइक 1-2 महीने पहले का डेटा है कि 10.5 करोड़ से ज़्यादा क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं, और स्टॉक इन्वेस्टर्स डीमेट अकाउंट इंडिया में शायद 6-7 करोड़ है। तो आप देख सकते हो कि स्टॉक इन्वेस्टिंग इतने सालों से चल रही है, 100-150 साल हो गए, बट क्रिप्टो करेंसीज अभी 1-2 साल में आई हैं इंडिया में। अभी ऐप्स जो पॉपुलर हुए उन्होंने लाइक बीट कर दिया है डीमेट अकाउंट होल्डर्स को, बिकॉज सारे लोग चाहते हैं कि हम जल्दी पैसा बना लें। फिर आ जाता है सेकंड पॉइंट कि जहाँ पे भी आपको रिटर्न्स बहुत ज़्यादा अच्छे साउंड करे, टू गुड टू बी ट्रू, तो वहाँ पे आपको इन्वेस्ट नहीं करना। अगर आप उतना भी कर लेंगे तो बहुत सारे स्कैम से आप वैसे ही बच जाएंगे, बिकॉज कोई भी आपको बहुत सडन रिटर्न्स प्रॉमिस करे तो वो पॉसिबल नहीं है। और थर्ड पॉइंट आ जाता है कि पीटर लिंच की एक लाइन है कि इफ़ यू हैव टू अवॉइड ओनली वन स्टॉक, और अगर क्रिप्टो के लिए भी बोल दें ओनली वन क्रिप्टो करेंसी, देन अवॉइड द हॉटेस्ट स्टॉक इन द मार्केट। तो हॉटेस्ट स्टॉक को अवॉइड कर दिया तो आपका पैसा बहुत सा जगह पे बच जाएगा। सो जस्ट कंट्रोल योर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, जस्ट बी पेशेंट। सेकेंड कि आप हाई रिटर्न्स के साथ ना जाएं, जहाँ पे भी आपको टू गुड टू बी ट्रू वाली फीलिंग आए वहाँ पे आप छोड़ दो। एंड थर्ड इज अवॉइड द हॉटेस्ट स्टॉक इन द मार्केट और क्रिप्टो करेंसी। राइट आई थिंक काफ़ी अच्छे से आपने एक्सप्लेन करा। ये 3 चीज़ों के बेसिस पे आप 99% फिल्टर आउट कर सकते हो कि एक स्कैमी इन्वेस्टमेंट हो सकता है। ऑलराइट, सो इसी के साथ हम लोग इस पॉडकास्ट के एंड में आ चुके हैं। आई होप आप सबको मजा आया हो। लाइक का बटन जरूर दबाना, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस ड्रॉप अ कमेंट ऑन दिस वीडियो राइट नाउ, या फिर यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द लाइव ऑन सैटरडे एंड आस्क योर क्वेश्चंस डायरेक्टली टू अनमोल। सो थैंक यू अनमोल सो मच, आपने अपना टाइम निकाला, हमारे इस चैनल पे लोगों से बात करी। आई होप आपको भी काफ़ी मज़ा आया। मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। फर्स्ट टाइम ऐसे मैंने एक फेलो कंटेंट क्रिएटर से बात करी है इस चैनल पे, एंड होप करता हूँ कि आगे भी काफ़ी सारी कोलैबोरेशंस करते रहेंगे। श्योर, एंड थैंक यू आयुष्मान फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और ऑब्वियसली बहुत मज़ा आया, एंड होपफुली लोग देखेंगे और शायद कुछ हमारी बातों से सीख के जाएंगे। डेफिनेटली, थैंक यू अनमोल, थैंक यू गाइज।